हेलो माय फ्रेंड्स, मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी और मेरा यूट्यूब चैनल है अलीमुद्दीन शेख कादरी और कादरी कोचिंग क्लासेस। माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बायोमॉलिक्यूल्स में कुछ ऐसे ग्रुप के विषय में बताने चल रहा हूँ जिससे कि हायर कैटेगरी के एलिमेंट्स बने। जब तक कॉम्प्लेक्स कंपाउंडों का फॉर्मेशन नहीं हो जाएगा, जब तक हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को नहीं बनाएंगे, तब तक जाकर के कोसर्वेट्स का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो मैं इस टॉपिक को हमको कोसर्वेट्स तक लेके जाना मीन्स प्रोकैरियोट तक लेकर के चलना है। तो मैं अपने इसी टॉपिक को जहां पर प्रोकैरियोट का फॉर्मेशन हो रहा है, तो माय डियर फ्रेंड देखिए प्रोकैरियोट के फॉर्मेशन में कैसे किस प्रकार के कंपाउंडों का फॉर्मेशन हो रहा है। इसी फॉर्मेशन की दृष्टि से आइए देखते हैं। मैंने आपको कार्बोक्सिलिक एसिड बताया था। प्रकृति में जो कार्बोक्सिलिक एसिड बने हुए हैं, प्रकृति में जो कार्बोक्सिलिक एसिड पर जरा ध्यान दीजिएगा, जिसका फार्मूला हमने दिया था आपको। जिन बच्चों ने नोट ना किया हो नोट करते चलेंगे, ध्यान से आप लोग भी नोट करते चलिए। तो जिन बच्चों ने नोट ना किया उसको नोट कर चलिएगा। CnH2n प्लस 1 सिंगल बॉन्ड COOH। ये हो गया यह कार्बोक्सिलिक ग्रुप का फार्मूला है। अगर इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप में हमने N=1 रख दिया तो ये फार्मूला निकल जाएगा CH3COOH। माय डियर फ्रेंड्स, इसका नाम हो जाएगा 1,2 मींस एथेनोइक एसिड। इसका नाम हो जाएगा एथेनोइक एसिड। और इसी एथेनोइक एसिड से मैंने आपको बताया था यहाँ पर एक लगा हुआ है, मीन्स ये अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप अकेले है, मैंने इसका नॉमेनक्लेचर तो ऑलरेडी मैंने बता दिया है। अब हमको बताना है कैसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना रहा है। तो अगर सिंगल है, सिंगल कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसको कहा जाएगा मोनो कार्बोक्सिलिक ग्रुप। क्लियर हो गया? इसको हम बोलेंगे मोनो कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अगर मोनो के अतिरिक्त अगर यहाँ पर 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप लग गए, आइए देखते हैं कि अगर 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप लग जा रहा है तो फिर इनको हम किस तरह से नाम लिखेंगे और किस तरह से हमारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले एग्जांपल में देखिएगा COOH सिंगल बॉन्ड COOH। यहाँ पर 2 कार्बोक्सिलिक एसिड एक साथ लग रहे हैं। क्लियर है ना? जहां पर 2 कार्बोक्सिलिक एसिड एक साथ लग रहे हैं तो इसी को हम कहते हैं कि यह ऑक्सैलिक एसिड है। क्या है? इसका नाम है ऑक्सैलिक एसिड। ध्यान दीजिएगा, इसको नोट करके चलिएगा। ऑक्सैलिक एसिड, यह है ऑक्सैलिक एसिड। ध्यान दीजिएगा। और इस ऑक्सैलिक एसिड को हम कहेंगे 1,2-डाइओइकेथेन। यूपीएससी नाम में देखिएगा 1,2 लगातार पहले दूसरे पर 1,2, दो ही तो कार्बन है ना इसमें। 1,2-डाइओइकेथेन, ये तो 2 कार्बोक्सिलिक एसिडों का कॉम्बिनेशन हो गया। क्या हो गया? 2 कार्बोक्सिलिक एसिडों का कॉम्बिनेशन हो गया। तो जहां पर 2 कार्बोक्सिलिक एसिड का कॉम्बिनेशन होगा। अब आइए देखिए कि कुछ ऐसे भी कंपाउंड होते हैं। अगर यहां पर इस तरह से देखिएगा CH2 COOH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड COOH। अब देखिए यहां में 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ गए कि नहीं आ गए? जब यहां पर 2 कार्बोक्सिलिक आ गया, इसका नाम है, अगर इसको हम साधारण नाम के भाषा में देखेंगे, इसको कहते हैं मैलोनिक एसिड। क्या बोलते हैं? मैलोनिक एसिड। मैलोनिक एसिड, ध्यान दीजिएगा, इसको बोलेंगे मैलोनिक एसिड। तो ये मैलोनिक एसिड हो गया। अब आप देखिएगा आईपीएससी में अगर इसका नॉमेनक्लेचर करें, अगर हम आईपीएससी में नॉमेनक्लेचर करते हैं तो ये हो जाएगा 1, 2, 3। ध्यान दीजिएगा, तो ये हो जाएगा प्रोपेन डाइओइक एसिड। 3 कार्बन है ना इसमें। प्रोपेन डाइओइक मींस एक ओइक इधर लगा हुआ है, एक ओइक इधर लगा हुआ है। 1,3 हो गया ना पहले और तीसरे पर। प्रोपेन 1,3 डाइओइक एसिड। चूंकि प्रोपेन कह रहे हैं तो हमको 1,3 कहने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं पड़ेगी। क्लियर है? समझ रहे हैं नहीं? तो ये हो गया प्रोपेन डाइओइक एसिड। क्लियर हो गया? और इसी पर संबंधित देखिएगा, इसका नाम मैंने कहा मैलोनिक एसिड है। अब ऐसे ही ये जटिल कार्बनिक यौगिक बनाते चले जाएंगे। तो प्रकृति में जब कार्बोक्सिलिक ग्रुपों का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हुआ तो ये ऐसे सिंपल कंपाउंड मिलकर के ही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाए। क्लियर है ना? जब सिंपल कंपाउंड मिलकर के कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएंगे तभी जाकर के कोसर्वेट्स का फॉर्मेशन हो पाएगा। अब विदाउट कोसर्वेट, बिना कोसर्वेट के बने किसी कोशिका का निर्माण, किसी सेल का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है, क्योंकि कोसर्वेट्स इज द बिगिनिंग स्टेज ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल।
कि प्रोकैरियोटिक कोशिका की सबसे प्रारंभिक इकाई क्या होती है? क्वेश्चन वेट्स होती है। आइए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर अगला कंपाउंड हम बनाते हैं। यहाँ पर आपने देखा ऑक्जेलिक एसिड मैंने बताया, मैलोनिक एसिड मैंने बताया, जो मैलोनिक एसिड, और तीसरा देखिएगा माय डियर फ्रेंड, तो यहाँ पर आप देखिएगा CH2 COOH सिंगल बॉन्ड CH2 COOH। ध्यान दीजिए, बहुत ही ध्यानपूर्वक समझिएगा इसको। अब यहाँ पर काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4, 1,4 डाइओइक हो गया, 4 कार्बन की चेन है ना। तो ये हो गया ब्यूटेन डाइओइक एसिड। क्या नाम हुआ इसका? ब्यूटेन डाइओइक एसिड। समझ में आया कि नहीं? इसको हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ब्यूटेन डाइओइक एसिड। ध्यान दीजिएगा, ये ब्यूटेन डाइओइक एसिड है। इसका एक और भी नाम है जिस नाम से सबसे ज्यादा मशहूर है, जिस नाम से जाना जाता है, वह नाम है इसका सक्सिनिक एसिड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सक्सिनिक एसिड। इस तरह से आपने देखा कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो होते हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इनका जब फॉर्मेशन हुआ, जब ये प्रकृति में बने, तो मोनो भी बना है, डाई भी बना है, ट्राई भी बने हैं। अर्थात मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा मींस एक कॉम्प्लेक्सिटी में इनकी बढ़ते गए, अपनी जटिलता को बढ़ाते चले गए। जब ऐसे इनकी जटिलता बढ़ती चली जाएगी, जाहिर सी बात है कि ये ज्यादा से ज्यादा जो है हैवी मॉलिक्यूल बनाएंगे। भाई छोटा मॉलिक्यूल है तो उसका मॉलिक्यूलर वेट कम है। जब ऐसे मॉलिक्यूलों को आप ऐड करते जाओगे, जोड़ते जाओगे, जाहिर सी बात है कि जो है उसका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो यहाँ पर जैसे जैसे हम आगे मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड और डाइकार्बोक्सिलिक एसिड और ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का वेट कम है, मॉलिक्यूलर वेट कम है, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट उससे भी ज्यादा है। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड में आपने देखा जैसे एसिटिक एसिड हो गया, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड में मैंने आपको बताया जैसे ऑक्जेलिक एसिड हो गया, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड के केस में मैंने आपको बताया सक्सिनिक एसिड, जिसमें जो है डाइकार्बोक्सिलिक में मैंने बताया 3 रूपों में होते हैं। एक तो वो होता है जो लगातार COOH से जुड़ते हैं, और दूसरा मैंने बताया जिसके बीच CH2 लगा होता है, और तीसरा मैंने बताया जिसके बीच जो है 2 CH2 लगे होते हैं। तो ये डाइकार्बोक्सिलिक। अगर इसको हम पॉलीकार्बोक्सिलिक के रूप में कहें, जरा ध्यान दीजिएगा, इसको तो हमने सक्सिनिक एसिड कह दिया। अगर हम आपसे कहें कि पॉलीकार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बने और जटिल कैसे बने, जरा इसका एक फॉर्म और देखिए, और जटिल ये कैसे बन रहे हैं। और जटिल अगर इनके बनने का प्रोसेस अगर हम देखते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा, CH2 COOH, ध्यान दीजिए CH2 COOH, यह अब मॉलिक्यूलर वेट अपना बढ़ा रहा है। उसके बाद हो गया COH COOH, ध्यान दीजिएगा COOH COOH, ध्यान दीजिए COH COOH। फिर आ रहा है CH2 COOH। अब आप बताओ कि इसमें कितने आप कार्बोक्सिलिक आ गए? 3। भाई एक यहां आ गया, 1 2 3 4 5। क्लियर हुआ? 5 हुआ है। अगर चेन को यहीं हम जो लेके चले जाते तो 1 2 3 4 हो जाता। अब ये 1 2 3 4 हो जाएगा। जाहिर सी बात है कि यहाँ पर अब इसका मॉलिक्यूलर वेट और जितने भी इसके पहले आपने बनाए हैं उनके मॉलिक्यूलर वेट से इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, CH2 की संख्या को बढ़ाते जा रहे हैं और साथ साथ कार्बोक्सिलिक ग्रुपों को बढ़ाते चले जा रहे हैं, वैसे वैसे इनका मॉलिक्यूलर वेट भी बढ़ता चला जा रहा है। क्लियर हो गया? तो इस तरह से आप देखिए कि इसका जो नाम दिया गया है, इसी का नाम है सिट्रिक एसिड। क्या नाम है? सिट्रिक एसिड। ध्यान दीजिएगा, इसका नाम नोट कर लीजिएगा, सिट्रिक एसिड। इसको कॉमन लैंग्वेज में जाना जाता है, कॉमन नेम इसका है सिट्रिक एसिड। कॉमन नेम इसका लिख लीजिएगा सिट्रिक एसिड। और आईपीएसी नाम देखिए 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन, लिखिएगा 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन 1 2 3
लिखिएगा 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। बोलो बेटा समझ में आया? ये आईपीएसी नेम हो गया इसका। अब इसका मॉलिक्यूलर वेट और ज्यादा हो गया, जाहिर सी बात है कंफर्म हो गया कि नहीं? जैसे जैसे हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ाते चले जा रहे हैं इनका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता चला जा रहा है। क्लियर? और जैसे जैसे इनका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो सिंपल सी बात है कि ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाना प्रारंभ कर देंगे। जब ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना रहे हैं इसी प्रकार से अन्य ग्रुप भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएंगे। तो अभी तक आपने देखा कि ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप रहा है। कौन सा ग्रुप रहा है? ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप रहा है। अब आप थोड़ा सा देखिएगा, मैं आपको एक अगले ग्रुप की तरफ ले चलता रहा हूं। अगला ग्रुप हमारा है जैसे अमाइड कैसे बने, प्रकृति में अमाइड कैसे बने, जैसे एस्टेमाइड अमाइड कैसे बने। तो ध्यान दीजिएगा अमाइड, आगे देखिएगा अमाइड ग्रुपों का फॉर्मेशन लिख दीजिएगा। फॉर्मेशन ऑफ अमाइड ग्रुप, फॉर्मेशन ऑफ अमाइड ग्रुप, देखिएगा फॉर्मेशन ऑफ अमाइड ग्रुप। इधर देखिए फॉर्मेशन ऑफ अमाइड ग्रुप पे हम लिख रहे हैं RCONH2। क्या लिखा मैंने? RCONH2। R की जगह पर मैंने लिख दिया CnH2n+1CO, ऐसे लिखेगा H। ये फार्मूला हो गया इसका, सिंपल फार्मूला हो गया। अब इसी में हम n की वैल्यू को अगर हम 1 फिक्स कर दिए तो ये हो गया CH3CONH2। क्लियर हुआ? अब जहां पर CH3CONH2 आ गया तो यहां देखिएगा नंबर ऑफ कार्बन काउंट करिए 1 2 हो गया ना। तो यह हो गया 1 2 मींस एथ बन गया ना, बना कि नहीं बना? अगर ये एथ बन गया तो एस्टेमाइड हो गया। क्या नाम हो गया? एस्टेमाइड। साधारण नाम है भाई, ये इसका सिंपल नेम है, कॉमन नेम है जो है कि एस्टेमाइड। लेकिन आईपीएससी में अगर चलते हैं, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, IUPAC, अगर हम आईपीएससी सिस्टम पर चलते हैं तो ये हो जाएगा 1 2 मींस एक तो ही है, तो अर्थात इसका नाम निकलेगा एथेनामाइड। क्या नाम निकलेगा? एथेनामाइड। तो ध्यान दीजिएगा एथेनामाइड अगर हम इसी में n की वैल्यू को 2 कर n इक्वल टू 2 कर दिए तो हो गया C2H5CONH2। क्लियर हुआ बेटा? बोलो हाँ। अब इसका जो है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH3CH2CONH2। बोलो हो गया? इसी CH5 को हमने तोड़ दिया, CH3CH2 में कर दिया CONH2। जितना मॉलिक्यूलर वेट इसका आएगा उतना ही मॉलिक्यूलर वेट इसका, अर्थात ये भी अपने अणुओं की संख्या को बढ़ा रहे हैं, इनका भी मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है। अर्थात सिंपल का ऑर्गेनिक कंपाउंड से ही कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंडों का फॉर्मेशन हुआ है। क्लियर हो गया इतना? अभी और भी ग्रुप में हम आगे बताएंगे और भी एक्स्ट्रा चीजें आपको केमिस्ट्री में सीखने को मिल जाएंगी। मैं यहाँ पर जो आपको बता रहा हूँ आप उसको ध्यान से देखते चलिएगा। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है इसको, यहाँ पर है 1 2 3, ये हो गया प्रोपेनामाइड। क्या हो गया? प्रोपेनामाइड। क्योंकि अमाइड ग्रुप आप पढ़ रहे हैं, AMID अमाइड ग्रुप आप पढ़ रहे हैं, तो अगर एल्केन ध्यान दीजिएगा ALKANE E को माइनस करके अमाइड जोड़ देते हैं AMIDE। आप ध्यान दीजिएगा ये हो गया एल्केनामाइड। क्या हो गया? एल्केनामाइड। क्लियर हो गया? हो गया क्लियर ना? अब यहां पर ये बन गए CH3CH2CONH2, तो 1 2 3 हो गया प्रोपेनामाइड। क्लियर हो गया? अगर प्रोपेनामाइड है तो एथेनामाइड भी है। एथेनामाइड है कब निकला? जब हमने n की वैल्यू 1 रखा। अगर हम n की वैल्यू 1 से 0 तो रख नहीं सकते, 0 रखने पर पूरा फैक्टर ही 0 हो जाएगा। तो हमको इसको जो होमोलॉगस सीरीज से, सजातीय श्रेणी से, होमोलॉगस सीरीज से हमको इसका पहला कंपाउंड निकालना पड़ेगा। तो इसमें और इसमें कितने का अंतर है? CH2 का अंतर है। देखो ध्यान से, इसमें CH2 नहीं है, CH3CONH2, इसमें CH3CH2CONH2। CH2 ज्यादा है कि नहीं? तो इसमें से CH2 को माइनस किया गया तो CH3CONH2 आया, और इसी में से CH2 माइनस कर देंगे। अर्थात जो एथेनामाइड है और ये प्रोपेनामाइड है। क्या है ये प्रोपेनामाइड है। प्रोपेनामाइड जो एथेनामाइड है और प्रोपेनामाइड है,
प्रोपेनामाइड से अगर हमने CH2 को माइनस किया तो एथेनामाइड निकला, और एथेनामाइड से अगर हम CH2 को माइनस कर देंगे तो मेथेनामाइड निकल जाएगा। आइए देखते हैं निकाल करके। अब आइए देखते हैं इसके फार्मूले को निकाल करके। यहां पर देखिएगा, ये हो गया CH3 CH2 CO, सॉरी पहला नाम जो मैंने निकाला है CH3 CONH2, ये हो गया एथेनामाइड माइनस CH2। अब यहां से हमने माइनस कर दिया, हो गया HCO CH2 HCONH2, क्या हो गया HCONH2। तो HCONH2 इसकी वैलेंसी पूरी है, देख लीजिएगा, H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड N H HCONH2, क्लियर हो गया ना। ये हो गया, ये इसी को हम बोलेंगे मेथेनामाइड। क्या अकेला कार्बन है कि नहीं इसमें, इसको बोलेंगे मेथेनामाइड। क्या बोलेंगे, मेथेनामाइड। अब इसी मेथेनामाइड को हम फार्मामाइड भी बोलते हैं। कॉमन नेम इसका है क्या, फार्मामाइड, लिख लीजिएगा, फार्मेमाइड इसका कॉमन नेम है, फार्मेमाइड। आगे बढ़े बेटा, बोलो, ध्यान से देखते रहिएगा। इस तरह से प्रकृति में कॉम्प्लेक्स कंपाउंडों का फॉर्मेशन हुआ। मतलब सरल कार्बन अणुओं से जटिल कार्बनिक अणु कैसे बने। अगर कोई पूछता है, अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है, आप बताओ कि प्रकृति में सरल कार्बन अणुओं से जटिल कार्बन अणुओं का निर्माण कैसे हुआ, कोएसरवेट्स का निर्माण कैसे हुआ। प्रकृति जो बॉडी में आपके अमाइड हैं, अमीनो समूह के जितने भी कंपाउंड्स हैं बॉडी में, जितने बॉडी में अमीनो एसिड हैं, इनका फॉर्मेशन का 22 अमीनो एसिड हैं। तो इतने अमीनो एसिड जो आपके बॉडी में आए, बॉडी बनी कैसे। बॉडी हमारी कार्बोहाइड्रेट से बनी, फैट से बनी, लिपिड से बनी, प्रोटीन से बनी, है ना, अमीनो जो अमीनो एसिड से बनी। तो अमीनो एसिड बने कैसे, तो अमीनो एसिड बना। अमाइड कैसे बन रहे हैं, तो आपने देखा कि ये जब तक पूरी तरह से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के नेचर में नहीं आएंगे, किसी भी बॉडी का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। अर्थात यूनिसेलुलर से मल्टीसेलुलर मॉलिक्यूल नहीं बन सकते। जाहिर सी बात है, एक कोशिका से बहुकोशिकीय जीव नहीं बन सकते। सबसे पहले हमको यही समझना है कि एक कोशिकीय जीव कैसे बना। एक कोशिकीय जीव बनने के लिए कोएसरवेट का निर्माण होना आवश्यक है, और कोएसरवेट बनने के लिए हमको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड चाहिए। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनने का फॉर्मेशन हमने ये बताया आपको, क्लियर हो गया। तो दो ग्रुपों में आपने देख लिया, एक तो आपने कार्बोक्सिलिक ग्रुप में देख लिया, एक अमाइड ग्रुप में देख लिया, कैसे इनका फॉर्मेशन होता है, कैसे ये बनते हैं, कैसे इनका नामकरण किया जाता है। अब आइए देखते हैं, तीसरा हम बताने चल रहे हैं अम्ल एमाइड। नोट करिएगा, अम्ल एनहाइड्राइड, अम्ल एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड लिख दीजिएगा आप लोग। अम्ल हिंदी में बोलते हैं, एसिड इंग्लिश में बोलते हैं। एसिड एनहाइड्राइड, ये सब बायोमॉलिक्यूलों के फॉर्मेशन की थियरी है कि एनहाइड्राइडों का फॉर्मेशन कैसे हुआ। इसको कहा जाता है एसिड एनहाइड्राइड। नोट करिएगा, एसिड एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड। जो भी आपने क्वेश्चन पूछा था हमसे, अभी आपने क्वेश्चन पूछा था ना कि ये जो है एनहाइड्राइड क्या है, कैसे बनेंगे, तो यहाँ पर समझिएगा कि एसिड एनहाइड्राइड होते हैं। देखिएगा, सबसे पहले एसिड एनहाइड्राइड मीन्स अम्ल एनहाइड्राइडों का सामान्य फार्मूला देखिए, सिंपल फार्मूला देखिए क्या होता है। इनका फार्मूला होता है CnH2n+1 सिंगल बॉन्ड CO होल टेकन ट्वाइस O। समझ में आया, ध्यान से देखिएगा, CnH2n+1 CO होल टेकन ट्वाइस O। इसको लिखेंगे कैसे। अब एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना रहा है भाई, जटिलता बढ़ती जा रही है ना, तो ये लिखा कैसे जाएगा, ये लिखा जाएगा n की वैल्यू को अगर हम 1 रख देते हैं, ध्यान दीजिएगा, n की वैल्यू को कितना लिख रहे हैं, 1 लिख रहे हैं, तो हो गया CH3CO होल टेकन ट्वाइस O। हुआ कि नहीं हुआ, CH3CO होल टेकन ट्वाइस O। अगर ये CH3CO होल टेकन ट्वाइस O हो गया, इसी को हम कहेंगे एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या बोलेंगे, एसिटिक एनहाइड्राइड। इसका नाम है एसिटिक एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड। और एसिटिक एनहाइड्राइड हो गया, इसको लिखा कैसे जाए भाई। इसे सामान्य रूप से मैंने तो फार्मूले के बेस पर लिख दिया।
अब एक कॉम्प्लेक्सिटी नेचर में कैसे, जटिलता के प्रक्रम में कैसे आएंगे, पहले इसको और सरल करिए, तब हम उसके आगे कंपाउंडों को जोड़ते चले जाएंगे। आइए सरल करते हैं इसको हमने लिख दिया CH3C, ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, देखो ऐसे लिखो, CH3CO सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CH3। इधर देखो, ये हो गया CH3CO, एक कितना ऊपर हो गया, देखो ध्यान से, CH3CO हो गया ऊपर। सेकंड में देखिएगा CH3CO हुआ कि नहीं, बोलिए। तो CH3CO का दो पार्ट हो गया कि नहीं, तो CH3CO होल टेकन ट्वाइस हो गया ना, वो आपने अलग लिख दिया, वो आपने अलग लिख दिया यहाँ पे। इसी को कहा गया एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या बोला गया, एसिटिक एनहाइड्राइड। आगे बताएं, अगर हम एन की वैल्यू को, ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसी को और आगे लेके चलते हैं और इसी में एन की वैल्यू को 2 कर देते हैं, एन की वैल्यू को हमने किया 2, ये हो गया C2H5CONH2, सॉरी CO होल टेकन ट्वाइस O, CO होल टेकन ट्वाइस O हो गया बेटा। अब इसको हम ओपन करेंगे, चेन को ओपन करेंगे। अब C2H5 को हमने ऑलरेडी बताया है, CH3CH2 में हम ब्रेक कर देते हैं। अब ये हो जाएगा CH3CH2, हो गया ना C2H5, बोलो CH3CH2, ये हो गया ना C2H5। अब हो गया CO सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड C O, CH2CH3। क्लियर हो गया, बोलो क्लियर हो गया ना। अब ये हो गया 1 2 3 कार्बन का है, ये ध्यान दीजिएगा, ये कितने कार्बन का है, 3 का। इसको कहा गया प्रोपियोनिक एनहाइड्राइड। क्या बोला गया, प्रोपियोनिक एनहाइड्राइड। क्या बोला गया इसको, प्रोपियोनिक एनहाइड्राइड, प्रोपियोनिक एनहाइड्राइड। तो इस तरह से आपने देखा प्रोपियोनिक एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन हुआ। अब आइए देखते हैं थोड़ा सा और, हम इसमें आगे आते हैं। तो इस तरह से एनहाइड्राइडों का फॉर्मेशन हुआ है। अब इसमें हम इसको हम एक सिंपल चेन में लिख रहे हैं। अगर कोई कहे तो हमको ऐसा नहीं है, इसको आप लीनियर में लिखिए, लीनियर चेन में लिखिए। तो लीनियर चेन में आइए देखते हैं कैसे लिखते हैं इसको। लीनियर चेन में भी ध्यान दीजिएगा, किसी साइड में एन की वैल्यू को बढ़ाया भी जा सकता है, घटाया भी जा सकता है। तो लीनियर चेन में आइए देखते हैं, इसी को हम लिख रहे हैं अभी CH3CH2 C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CH2 CH3। हो गया बेटा, बोलो। ये हो गया CH3CO, CH3CH2CO इधर हो गया, और CH3CH2CO इधर हो गया ना। ये हो गया CH3CH2CO होल टेकन ट्वाइस सिंगल बॉन्ड O। बन गया कि नहीं बना। तो इसी का नाम अगर आपको लिखना है, तो अगर ग्रुप में इस तरह से चेन में लगा हुआ है, तो आप इसको आसानी पूर्वक कहेंगे कि यह प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड है। क्या है, प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। ध्यान दीजिएगा, प्रोपियोनिक एसिड को आईपीएसी में लिखेंगे प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। आगे बढ़े, समझ में आया है, बोलो। तो हो गया प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। आइए देखते हैं और भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंडों का फॉर्मेशन किस तरह से हुआ है, और भी इसके जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ है उनके भी विषय में थोड़ा सा अध्ययन किया जाए। और भी जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, जैसे अम्ल हैलाइड हो गया ना, अम्ल हैलाइड या एसिड हैलाइड इसको बोला जाता है, एसिड हैलाइड बोलते हैं इसको, एसिड हैलाइड बोलते हैं, या अम्ल हैलाइड बोला जाएगा। तो एसिड हैलाइड का जो है सिंपल फार्मूला पहले इधर देखो आप। एसिड हैलाइड का सिंपल फार्मूला होता है CnH2n+1। तो कर दिया आपने, इतना तो आपने कर दिया। फार्मूला देखने के लिए है सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड X। ध्यान दीजिएगा, X जो होते हैं, X ये हाइड्रोजन होते हैं। क्या होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं। हाइड्रोजन जो होता है वो क्लोरो होता है, ब्रोमो होता है, आयोडो होता है, फ्लोरो होता है, एटस्टाइन होता है ना। ध्यान दीजिएगा, सबसे एक्टिवनेस के केस में लिखा गया हाईली एक्टिव क्लोरो, उसके बाद ब्रोमो, उसके बाद आयोडो, उसके बाद फ्लोरो, सबसे लीस्ट रिएक्टिव जो होता है वो एटस्टाइन है ना। तो इसी रिएक्टिविटी के बेस पर ये लिखे गए। तो X के स्थान पर इनमें से कोई एक रख सकते हो, आप फ्री हो कि X के स्थान जहां पर X लिखा गया, X मींस क्या होता है, हैलोजन। X मींस हैलोजन।
हैलोजन में से आप कोई एक हैलोजन आप लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए देखते हैं, यहां पर हमने लिखा n की वैल्यू को अगर हमने 1 फिक्स किया, ये हो गया CH3 CH2, ये हो गया ना CH3, सॉरी पहले पर हमने लिखा CH3 सिंगल बॉन्ड CO, या मींस क्लोरो डाल देते हैं या ब्रोमो डाल देते, जो भी आप डालना चाहे, हमने क्लोरीन डाल दिए। चलिए CH3COCl, क्या डाल दिया हमने? CH3COCl। समझ में आया कि नहीं? अब ये CH3COCl सामान्य रूप से इसको कहा जाएगा एसिटिल क्लोराइड है, ये सामान्य रूप से कहा जाएगा एसिटिल क्लोराइड है, ये एसिटिल क्लोराइड है, सामान्य रूप से एसिटिल क्लोराइड है। लेकिन आईपीएससी में अगर देखा जाए, जिस नाम से आपको बायो में पढ़ना होगा, केमिस्ट्री में और भी डिटेल में जो है डिस्कस कराया जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो बायो में आप डिस्कस करेंगे तो इसको कहेंगे एथेनॉइल क्लोराइड। क्या बोलेंगे? एथेनॉइल क्लोराइड, एथेनॉइल क्लोराइड। क्लियर हो गया? बोलो। एथेनॉइल, 2 कार्बन है ना भाई, इसको भी काउंट करो। हेलो, इसको भी काउंट करो। एथेनॉइल क्लोराइड हो गया कि नहीं? तो इस तरह से अगर प्रोपेनॉइल बनाना हो तब आप कैसे बनाएंगे? धीरे धीरे सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ आप जा रहे हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। आप सिंपल कंपाउंड से ही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की तरफ आप जा रहे हो। तो सरल कार्बन अणुओं से ही जटिल कार्बन अणुओं का निर्माण हुआ है। अगर सरल कार्बन अणु न बने होते तो क्या पहले जटिल कार्बन अणु बनते? अगर पहले प्रकृति में इनऑर्गेनिक कंपाउंड न बने होते तो क्या पहले ऑर्गेनिक बना होता? नहीं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जब बने तो ऑर्गेनिक कंपाउंडों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बनता है, कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो सबसे पहले बना होगा? तो वह ऑर्गेनिक कंपाउंड सबसे पहले बना होगा जिसमें कार्बन की मात्रा सबसे कम रही होगी। धीरे धीरे नंबर ऑफ कार्बन वो बढ़ाता गया, जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन वो बढ़ाता गया, उसका नेचर, उसका प्रोपेगेशन, उसका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता चला गया। और वेट बढ़ता चला गया तो एक ऐसी स्थिति आ गई कि ग्लूकोज बना लिया, फ्रक्टोज बना लिया, माइनोज बना लिया, गैलेक्टोज बना लिया, सुक्रोज बना लिया, है ना, माल्टोज बना लिया। तो C6 से शुरू हुआ, C3, C4, C5 पेंटोज शुगर में आ गया, C5 मींस पेंटोज शुगर में आ गए, डीऑक्सीराइबोज शुगर बना और राइबोज शुगर बना, डीएनए और आरएनए की चेन बन गई, हेक्सोज शुगर में आ गए आप, ग्लूकोज फ्रक्टोज बना। उसके बाद हेक्सोज शुगर के बाद और आप चेन को प्रोपेगेट किए और आपने बढ़ाया। वैसे आप कार्बोक्सिलिक ग्रुपों में आपने देखा, कार्बोक्सिलिक ग्रुपों में मोनो कार्बोक्सिलिक ग्रुप देखा जिसमें एक OH लगा हुआ था। डाई कार्बोक्सिलिक ग्रुप की मैंने 3 पहचान बताया आपको। पहले में सिर्फ जिसमें COOH लगाया गया, उसने आपने डाई OH एथेन कह दिया। जिसमें CH2 के बाद 2 CS लगाया गया, COOH लगाया गया ना CH2 के बाद, एक ऊपर एक नीचे, बीच में CH2 लगाया गया, उसको आपने प्रोपेनोइक एसिड कहा, है ना। तो लेकिन कब कहा? जब वो डाई कार्बोक्सिलिक था तब। तो डाई तीसरे में आपने देखा कि ये 3 भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगते हैं। लेकिन पहले ध्यान दीजिएगा, जब केमिस्ट्री में बताया जाएगा तो वहां पर आपको अल्फा, अल्फा डायस, बीटा बताया जाएगा। जैसे ये देखिएगा, एक C यहां लिखा गया, एक C यहां लिखा गया, एक C यहां लिखा गया, तीनों C मैंने लिख दिया। और एक C पर यहां पर मैंने COH जोड़ दिया, एक C पर यहां मैंने COOH जोड़ दिया, एक C पर यहां मैंने COOH जोड़ दिया। और जब केमिस्ट्री में आपको पढ़ाया जाएगा तो यहाँ पर एक को अल्फा बोला जाएगा, एक को अल्फा डैश बोला जाएगा और एक को बीटा बोला जाएगा। तब आपको यह कहना पड़ेगा अल्फा, अल्फा डैश, ध्यान दीजिएगा, अल्फा, अल्फा डैश डाई कार्बोक्सिलिक, बीटा ओइक, अल्फा, अल्फा डैश डाई कार्बोक्सिलिक, बीटा ओइक। उसके बाद चाहे प्रोपेन की चेन हो, या हेक्सेन की चेन हो, या पेंटेन की चेन हो, जो भी चेन हो आप वह नाम लिख देंगे, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। क्लियर हो गया इतना? तो इस तरह से आपने देखा कि हमने आपको बहुत ही सिंपल वे में, बहुत ही साधारण तरीके से बताया किस तरह से सरल कार्बनिक अणुओं से जटिल कार्बनिक अणुओं का निर्माण हो रहा है। और जब ये जटिल कार्बनिक अणु बन जाएंगे, अब इसके बाद हमको कोई सर्वेट्स बनाने में कोई सुविधा नहीं होगी, क्योंकि यही सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल वाटर में आकर के, जल में आकर के जब ये आपस में जुड़ेंगे, आपस में कॉम्बिनाइज करेंगे, तभी जाकर के कॉम्प्लेक्स कंपाउंडों का फॉर्मेशन होगा। जब सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जब ये आपस में, प्रकृति में सबसे पहले पानी ही तो था ना, वाटर ही तो था ना, तो वाटर में ही ये कॉम्बिनेशन की क्रिया हो रही है। जो प्रोकैरियोटिक सेल बनी है वो स्थल पर नहीं बनी, टेरेस्ट्रियल पर नहीं बनी, एक्वाटिक जो है वो एक्वाटिक मीडियम में बनी है।
एक्वाटिक मीडियम में जलीय माध्यम में बनी है, स्थलीय माध्यम पर प्रोकैरियोट सेल नहीं बनी। सबसे पहले प्रोकैरियोटिक कोशिका का निर्माण जल में हुआ, प्रारंभिक जीवों का निर्माण सबसे पहले जल में हुआ, उसके बाद ये स्थल पर आए हैं। तो प्रोकैरियोट से यूकैरियोट में आने के लिए आपको सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड में आना पड़ेगा। क्लियर हो गया? तो इस तरह से आप कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड में आ गए। अब यहां पर आपने जो है हैलाइड ग्रुपों को देखा, एसिल हैलाइड मींस एल्किल हैलाइड ग्रुप, एसिल हैलाइड बोला आपने जो है, या अम्ल हैलाइड कहा आपने। अम्ल हैलाइडों के रूप में चाहे हमने कहा क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोराइड, जो भी आपको रखना हो रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्स मींस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में इनमें से किसी को रखने के लिए आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, आप पूरी तरह से फ्री हैं कि इनमें से किसी को भी आप रख सकते हो, कोई दिक्कत है? आगे बढ़े हम आगे। अब यहां पर आप देखिएगा, तो मैंने जो 2 कार्बन तक के विषय में बताया था, और तीसरे कार्बन को देखिएगा, तो तीसरे कार्बन को इस तरह से हम n = अगर 2 रखें, ध्यान दीजिए 1 रखने पर यह मिल गया है, और 2 रखने हैं, n = 2 रखेंगे तो हो जाएगा CH3 CH2 COCl, है ना बेटा? तो ये हो गया CH3 CH2 आपने कर दिया, और CA क्या ऑलरेडी मिल ही रहा है, 3 मिल गए, 3 कार्बन हो गए कि नहीं हो गए? अब ये मॉलिक्यूलर वेट में इससे ज्यादा हुए कि नहीं हुए? भाई इसमें CH2 बढ़ गया तो मॉलिक्यूलर वेट इसका ज्यादा होगा, इसके कंपेयर में इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा। अगर इसके कंपेयर में इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा हो रहा है, इसको कहेंगे हम प्रोपियोनिक एसिड। क्या बोलेंगे? प्रोपियोनिक क्लोराइड लगा हुआ है ना, प्रोपियोनिक क्लोराइड। क्या बोलेंगे? प्रोपियोनिक क्लोराइड। ध्यान दीजिएगा, इसको प्रोपियोनिक क्लोराइड बोला जाएगा। तो आईपीएसी में इसको क्या बोलेंगे? आईपीएसी बोला जाएगा प्रोपेनाइल क्लोराइड। क्या बोला जाएगा? प्रोपेनाइल क्लोराइड। आईपीएसी बोला जाएगा प्रोपेनाइल क्लोराइड। क्लियर हो गया? प्रोपेनाइल क्लोराइड, ये आईपीएसी सिस्टम में हम इसका नाम लिखेंगे। क्लियर? आइए देखते हैं थोड़ा सा टॉपिक और आगे देखते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि मैंने सरल कार्बनिक अणुओं से जटिल कार्बनिक अणुओं का निर्माण कर दिया। एक सिंपल सा कंपाउंड मैं आपको और बता दूं, इसके बाद मैं टॉपिक को यहीं पर समाप्त करूंगा। तो मैंने अलीमुद्दीन शेख कादरी अपने YouTube चैनल अलीमुद्दीन शेख कादरी के माध्यम से अभी अब तक मैंने आपको बताया है किस तरह से सरल कार्बनिक अणुओं से जटिल कार्बनिक अणुओं का निर्माण हो रहा है और प्रकृति में किस तरह से कोएसरवेट्स का निर्माण होगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिएगा एक सिंपल सा कंपाउंड हम लेने चल रहे हैं जिसको कहा जाता है साइनो ग्रुप। क्या कहा जाता है? साइनो ग्रुप। तो जैसे साइनो या नाइट्राइल, इसी का नाम ध्यान से सुनिएगा, इसी को नाइट्राइल भी बोलेंगे या एल्किल साइनाइड भी बोलेंगे। इसका फार्मूला वाले सुन लीजिएगा क्या होता है, CnH2n+1Cn। क्लियर हो गया? अब यहां पर n = 1 रखेंगे तो यह हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, CH3C ट्रिपल बॉन्ड n, है ना? n = 1 रखने पर, तो n = 1 रखने पर CH3C ट्रिपल बॉन्ड n आपने लिख दिया। जब CH3CN आपने किया तो CH3CN आपने किया तो इसको कर देने से यह नाम जो हो गया, या इसको हम सामान्य रूप से बोलेंगे मेथिल साइनाइड। क्या बोलेंगे? मेथिल, है ना, ये साइनो ग्रुप लगा हुआ है, इसको हम कहेंगे मेथिल साइनाइड। सामान्य नाम है, ध्यान दीजिएगा, सिंपल नेम में है मेथिल साइनाइड। ध्यान दीजिएगा, मेथिल साइनाइड सामान्य है ये, मेथिल साइनाइड। लेकिन आईपीएससी में क्या करेंगे? आईपीएससी अगर कोई पूछता है, टीचर आपसे पूछ भी देता है, आईपीएससी में क्या बोला जाएगा? आपको 2 कार्बन को काउंट करना पड़ेगा। 2 कार्बन है ना, और हर कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी है, हर कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी है। अगर ये 4 वैलेंसी इनकम्प्लीट होती तब तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती, लेकिन 4 वैलेंसी पूरी है। अगर पूरी है तो इसका नाम लिखा जाएगा एथेन नाइट्राइल। क्या लिखा जाएगा? एथेन नाइट्राइल। इस बात का ध्यान रखिएगा। यही CN के बजाय NC हो जाता तो आइसोनाइट्राइल पढ़ा जाता। ध्यान दीजिएगा, CN के बजाय NC हो जाता तो आइसोनाइट्राइल पढ़ा जाता। लेकिन यहाँ पर जो है, और दूसरी बात ध्यान दीजिएगा, कभी कभी ऐसे भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाता है, कभी कभी ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं, आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा।
ये एग्जाम्पल कई बार बोर्ड के पेपर में आ चुका है। इस एग्जाम्पल को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, और हर बुक में इसका नाम अलग अलग लिखा गया है। डॉक्टर एल जॉर्डन ने अपनी बुक में जो लिखा मैं वह नाम भी बताऊंगा, डॉक्टर के एन शर्मा ने अपनी बुक में जो लिखा मैं वह भी नाम बताऊंगा, और डॉक्टर आर के बाउंड्रा ने जो अपनी बुक में लिखा मैं वो भी नाम बताऊंगा। तो आप सारे नाम मैं बताने चल रहा हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर एग्जाम्पल जो मैं बना रहा हूँ देखिएगा, CH2CN सिंगल बॉन्ड CHCN सिंगल बॉन्ड CH2CN, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर जो ये लगाया गया ये कंपाउंड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड। अब इसका नाम क्या लिखा जाए? तो इसका नाम सामान्य रूप से, जैसे डॉक्टर के एन शर्मा ने कह दिया कि प्रोपेन 1 2 3, क्या कहा उन्होंने? प्रोपेन 1 2 3, प्रोपेन 1 2 3 कार्बन की चेन है कि नहीं? प्रोपेन 1 2 3 बोला ना, ट्राई कार्बोनाइट्राइल, क्या बोला उन्होंने? ट्राई कार्बोनाइट्राइल, ध्यान दीजिएगा। प्रोपेन 1 2 3 1 2 3 बोला, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल, ध्यान से लिख लीजिए नाम इसका, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल, इसको लिख लीजिएगा। प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल, यह नाम लिखा है डॉक्टर के एन शर्मा ने अपनी बुक में, ठीक है। लेकिन यहीं पर देखिएगा, मैं फिर बताने चल रहा हूं आपको, डॉक्टर एल जॉर्डन ने क्या लिखा अपनी केमिस्ट्री में। फॉर्मेट डॉक्टर एल जॉर्डन ने क्या लिखा? उन्होंने कहा कि ये नाम ऐसे नहीं होंगे, टर्मिनल के कार्बन जो साइनाइड हैं ना, टर्मिनल पर जो लगा हुआ है वो नाइट्राइल पढ़ा जाएगा। वो क्या पढ़ा जाएगा? नाइट्राइल। लेकिन जो बीच में लगा हुआ है उसको हम साइनो पढ़ेंगे। तो अल्फा, ध्यान दीजिएगा, अल्फा डैश और ये बीटा। अल्फा डैश माने दोनों टर्मिनल पर, पहले टर्मिनल का जिस साइड से आप काउंटिंग करिए, जिस साइड से आप काउंटिंग करेंगे उस साइड के पहले कार्बन को अल्फा बोला गया, पहले सीएन को अल्फा बोला गया, और लास्ट वाले सीएन को अल्फा डैश बोला गया, और बीच वाले सीएन को बीटा बोला गया, है ना। तो अल्फा डैश हो गया है। तो अगर सिंपल वे में चलते हैं, देखिए 1 2 3 4 5, क्लियर हो गया? 5 कार्बन चेन बनी कि नहीं बनी भाई? बोलो। अब ये हो गया 1 5, ध्यान से सुनिएगा, 1 5 डाइनाइट्राइल 3 साइनोपेंटेन। यह एल जॉर्डन की केमिस्ट्री की मैं बात बता रहा हूं। एल जॉर्डन ने जो अपनी केमिस्ट्री में लिखा, यही नाम सही भी है, यही नाम सही भी है। इसका आईपीएससी नाम अगर कभी पूछता है, बोर्ड के पेपर में भी पूछ देता है, आप यही नाम लिखेंगे 1 5 डाइनाइट्राइल, ध्यान दो, सॉरी 1 5 डाइनाइट्राइल, 1 5 डाल दीजिएगा बीच में, 1 5 डाइनाइट्राइल 1 5 डाइनाइट्राइल 3 साइनो पेंटेन। क्लियर हो गया बेटा? 1 5 डाइनाइट्राइल 3 साइनो पेंटेन, क्लियर हो गया कि नहीं? तो यहां से काउंटिंग की गई, क्यों एल जॉर्डन ने क्यों काउंटिंग किया? इसलिए एल जॉर्डन ने काउंटिंग किया कि इस कार्बन की भी 4 वैलेंसी कंप्लीट है। भाई सीएन है ना, तो यहां पर आप देखिएगा C ट्रिपल बॉन्ड N है, और ये C से ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो 1 2 3 4 कार्बन मींस 4 वैलेंसी इस कार्बन की कंप्लीट है। तो यह कार्बन क्यों नहीं गिना जाएगा? चेन में गिना जाएगा। तो डॉक्टर एल जॉर्डन ने कहा कि ये 1 5 डाइनाइट्राइल 3 साइनोपेंटेन, पेंटेन का, प्रोपेन नहीं का। और यही देख लीजिएगा आरके बाउंड्रा जेके खन्ना ने क्या बोला है। आरके बाउंड्रा जेके खन्ना की बुक उठाइए, उसमें सीधा आप पाइएगा कि 1 2 3 ट्राई साइनोप्रोपेन या ट्राई नाइट्राइल प्रोपेन, यही उन्होंने आरके बाउंड्रा जेके खन्ना ने लिखा। आरके बाउंड्रा जेके खन्ना ने अपनी बुक में लिखा, और डॉक्टर एमपी साहनी ने भी लिखा। और यहां पर सिर्फ एल जॉर्डन जो केमिस्ट्री के फॉरेन राइटर हैं, उन्होंने लिखा
नहीं, ऐसा नहीं होगा। इस कार्बन की 4 वैलेंसी कंप्लीट है, इसलिए यहां पर इसको कहा जाएगा 1,5 डाइनाइट्राइल 3 साइनोपेंटेन। क्लियर हो गया। इस तरह से आपने देखा कि एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गए, मींस साइनाइड बन गया, आइसोसाइनो बन गए, नाइट्रो बन गया, हेलो, साइनाइड बन गए, आइसोसाइनाइड बन गए, नाइट्राइल बन गए, कार्बोक्सिलिक ग्रुप बन गया, एनहाइड्राइड बन गए। आपने इतने सारे जो है कार्बोक्सिलिक ग्रुपों को देखा। ऐसे सिंपल कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है या सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है, ये मिल करके कोई एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे। जब कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर में फॉर्म हो गए, यही कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो फॉर्मेशन होता है, ध्यान से देखिएगा, यही का जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंडों का फॉर्मेशन होता है, यही कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, यही जो है C6H12O6, यही ग्लूकोज बना लिए इसी को, यही जो है C6H12O6, यही फ्रक्टोज बना लिए, यही दोनों मिलकर C12H22O11, यही माल्टोज बना लिए, शुगर बना लिए, शुगर मॉलिक्यूल सुक्रोज या माल्टोज, ध्यान दीजिएगा दोनों का फार्मूला एक ही है। यही सुक्रोज बना रहे हैं और यही माल्टोज भी बना रहे हैं, माल्टोज मिसलार होता है, माल्टोज, यही माल्टोज भी बना रहे हैं, तो ये सुक्रोज भी बना रहे हैं, माल्टोज बना रहे हैं। तो सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंडों का फॉर्मेशन हुआ। अब जब ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गए तो जाहिर सी बात है कि वाटर का मॉलिक्यूल, ध्यान से देखिएगा, अगर ये टब है, ये पोंड सपोज करिए, पोंड्स है, पोंड्स तालाब, या जो है सी है, समुद्र है, तालाब है, ऐसी दशा में अगर समुद्र है या तालाब है, ऐसी दशा में जब ये वाटर जो है, रेन वाटर, ये रुका हुआ, काफी समय तक रुका, तो सबसे पहले इस पृथ्वी पर जो वाटर मॉलिक्यूल थे, इन वाटर मॉलिक्यूलों के बीच में, ये वाटर मॉलिक्यूल है, ध्यान दीजिएगा, जब ऑर्गेनिक कंपाउंडों का फॉर्मेशन हो गया तो वाटर मॉलिक्यूलों के बीच जब ऑर्गेनिक कंपाउंड बने तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड आपस में क्या हुए, आकर के जुड़ना शुरू कर दिए। जब यही आकर के जुड़ना शुरू कर दिए तो ये आकर के जुड़ने के बाद ये थोड़ा सा देखिएगा, ऐसे ऐसे जो है एक हायर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में आ गए, एक ऐसे ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में आए जो है वो सॉल लाइक थे, सॉल, हल्का सा गाढ़ा, माने एक उनके ऊपर लेयर बनी नहीं थी, ध्यान दीजिएगा, लेकिन वो लेयर बनाने की प्रावस्था में आ गए। लेयर बना लेते तो प्रोकैरियोट हो जाता, अगर वे लेयर बना लेते तो प्रोकैरियोट हो जाता। लेयर नहीं बना रहे हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड बन रहे हैं, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड बन रहे हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर ये जो बने, यही जो है बाद में चल करके अपने ऊपर जब लेयर बनाए, इसी को बोला गया कि क्वेसरवेट्स है। क्या है ये? क्वेसरवेट्स। इसी का नाम जो है क्वेसरवेट्स रखा गया, क्वेसरवेट्स, इसी को क्वेसरवेट्स कहा गया। जब क्वेसरवेट्स बन गया तो आपने पढ़ा है क्वेसरवेट्स इज द बिगिनिंग स्टेज ऑफ द प्रोकैरियोट्स। क्वेसरवेट ही जो होते हैं वो प्रोकैरियोट की प्रारंभिक अवस्था होते हैं। जब प्रोकैरियोट सेल बन जाएगी, जाहिर सी बात है उसके बाद यूकैरियोटिक सेल का बनना आवश्यक है। इस तरह से एक कोशिका से बहुकोशिकीय जीव बन जाएंगे। जो है आज जो है प्रिमिटिव सेल से, एक प्रारंभिक कोशिका से आद्य कोशिका का निर्माण हो जाएगा। उसके लिए इस प्रकार के ऑर्गेनिक कंपाउंडों का प्रकृति में उपस्थित होना अनिवार्य था, इसीलिए कई हजार साल लग गए इस प्रकार के ऑर्गेनिक कंपाउंडों के बनने में। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से, अलीमुद्दीन शेख कादरी YouTube चैनल के माध्यम से मैंने आप लोगों को आज क्वेसरवेट्स के फॉर्मेशन तक की स्थिति को बताया और किस तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंडों का कॉम्बिनेशन होता है यह भी मैंने आपको बताया। इस तरह से जो है आपने जो है देख लिया किस तरह से जो है ये कंपाउंड बन रहे हैं। तो मेरा आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट है, आप सभी लोग मेरे इस चैनल को, अलीमुद्दीन शेख कादरी YouTube चैनल को आप लोग ज्यादा से ज्यादा जो है सब्सक्राइब करिए। जिन लोगों ने नहीं सब्सक्राइब किया है, मेरा उनसे निवेदन है कि उसको सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइब करने के बाद आप इसको शेयर करिए। शेयर करेंगे तो तमाम कमेंट मेरे पास जो आते हैं, जो बच्चों के सामने डिफिकल्टीज आती है, वो सारी डिफिकल्टीज आती है तो उसका मैं उनको जो है उसका मैं उनको व्हाट्सएप से या ऑनलाइन जिस भी प्रक्रिया से मुझसे संभव हो सकता है, मैं उस प्रक्रिया से उनको जो है सेटिस्फाइड करता हूं, उनको उत्तर देता हूं कि ये बेटा तुम्हारी ये टॉपिक यहाँ से लिया गया और इस प्रकार से है, यह जो है प्रॉब्लम है, या इसको ऐसे आप सॉल्व करेंगे। तो मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी आप सभी से फिर से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोग
इसको एक बार, दो बार, तीन बार पूरा पढ़िए और इसका नोट बनाइए। नोट बनाने के बाद अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, आपकी समझ में नहीं आ रहा है, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जो है भेजिए उसको कि कहां से आप, जैसे आज कुछ बच्चों ने व्हाट्सएप नंबर पर कुछ भेजा था, उसका सवाल मैंने उनको जो है रिप्लाई किया है। वैसे मैं आप लोगों से भी आशा करता हूं, अगर जहां भी आपकी समझ में ना आया हो, आप लोग भी हमसे जो है कांटेक्ट करके, व्हाट्सएप से कांटेक्ट करके आप लोग करिएगा। तो एक बार मैं फिर कहूंगा कि जिन लोगों ने मेरे इस चैनल को अलीमुद्दीन शेख कौदरी इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, उन लोग, वो सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और अपने इसी टॉपिक के साथ आज का ये टॉपिक मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। थैंक यू।